ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो वसतुल्ला ख़ान शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। सदर ट्रंप मशरक़ वस्ता पहुँचे हैं, सऊदी अरब में हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स हो रही हैं वहाँ पे। वो कतर भी जाएंगे, मुत्तहिदा अरब अमीरात जाएंगे। इज़राइल को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं इस ट्रिप में। इज़राइल में इस वक्त बहुत परेशानी है कि ये क्या हो रहा है। हम उनके इस दौरे पे नज़र दौड़ाएंगे। इस दौरे में उन्होंने पाकिस्तान भारत के हवाले से भी बात की है, उसका भी ज़िक्र होगा। लेकिन प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हम नज़र डालेंगे कि पाक भारत कशीदगी, फ़ौजी कशीदगी जो कि नुमायाँ तौर पर कम हुई है लेकिन बरकरार है। अभी भी दोनों तरफ से बयानात चल रहे हैं। अभी भी कुछ ख़बरें आ रही हैं कि एक दूसरे के अहलकारों के हवाले से भी कोई इक़दामात लिए जा रहे हैं। हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में बहस ये चल रही है कि ये जो जंगबंदी हुई इसकी दरख्वास्त किसने दी, इसकी पहल किसने की। कल जो मोदी साहब ने अपने कौम से ख़िताब किया, उन्होंने तकरीबन सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया कि जी पाकिस्तान भागा भागा गया, कहा कि ये बंद कराएं। जबकि हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि जब उन्होंने हमारा रिस्पॉन्स देखा तो वो मजबूर हुए इंटरनेशनल हमारे जो दोस्त हैं उनको अप्रोच करने में कि जी इसको आप रुकवाएं। तो इस बहस से कतई नज़र कि पहल किसने की, जिसने भी की, अच्छा हुआ कि जंगबंदी हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे इश्यूज़ जो आउटस्टैंडिंग है, मसला कश्मीर समेत, उन पे अब पेशरफ्त कब होगी, कैसे होगी। हमारी इस वक्त बड़ी कंसर्न ये है कि सिंध तास मुआहदा जिस अंदाज़ में यकतरफ़ा तौर पर अबेंस में कर दिया भारत ने, उसे कैसे वापस लाया जाए, उसे कैसे बहाल किया जाए। तो हमारे चैलेंजेस काफ़ी हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल बाहब, साबिक हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के भारत में रह चुके हैं, अहम ओहदों पर रह चुके हैं, जर्मनी में भी उन्होंने सर्व किया है। बासु साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक उठते ही एक क्लिप सुनाना चाह रहा हूँ सदर ट्रंप का, जो अभी उन्होंने सऊदी अरब में कुछ देर पहले अपनी स्पीच में उन्होंने हवाला दिया कि किस तरह उन्होंने ट्रेड बंद करने की धमकी दी पाकिस्तान को, भारत को, और कहा कि आप दोनों सीधे हो जाएं वरना ये ट्रेड बंद होगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के लीडर्स जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त लीडरशिप दिखाई। और आखिर में उन्होंने जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं और मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा, उन दोनों को कहा कि क्या ही अच्छा हो कि आप पाकिस्तान और भारत के लीडर्स को डिनर टेबल पे मदऊ करें, इस मसले को हल करें। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. तो ट्रंप साहब का एक नया रूप हम देख रहे हैं। जी, ट्रंप चाह रहा है कि डेट पर जाएं। डेट पे जाएं, हाँ। तो अच्छा, अब ये है कि बासित साहब हमारे साथ हैं। बासित साहब, जिस तरह से ये सारा पैन आउट हुआ, ट्रंप साहब की जो ट्वीट्स आई, कश्मीर पे उन्होंने बात की, मोदी साहब की जो कल स्पीच थी उसमें तकरीबन वो लग रहा था कि वो ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू की नफ़ी कर रहे हैं। आज भी जो भारतीय दफ्तर खारजा से बयान आया, उन्होंने कहा जी कश्मीर ये तो बायलैटरल इशू है, इसमें क्या कोई मीडिएशन करेगा, और कोई तिजारत वगैरह बढ़ाने की बात नहीं हुई। हाँ, तिजारत की भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि भारत को पब्लिकली अपना वही स्टांस रीइटरेट करना होता है। हम थोड़ा सा उससे आगे जाकर समझना चाह रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने वहाँ सर्व भी किया है, कि पब्लिक पॉस्चरिंग एक चीज़ होती है लेकिन अंदरूने खाना दबाव जो है वो ज़ाहिर है कि उसने काम किया, तभी ये जंगबंदी हुई। आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह ट्रंप बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, क्या इस दफ़ा वी हैव एन अपॉर्चुनिटी कि भारत पाकिस्तान इस मामले बैठें, दोबारा बात करें, अपने मसाइल हल करें?
जी बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का मुझे अपने शो में लेने का। देखिए, जहाँ तक पॉसिबिलिटी की बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल बड़े को कि उनकी स्पीच जिंगोइस्टिक थी काफ़ी, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात के लिए तो रूम छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि हम बात करेंगे दहशतगर्दी पे और बात करेंगे बकौल उनके पीओके के। तो यही हम भी चाहते हैं कि दहशतगर्दी पे भी बात हो और कश्मीर पे भी बात हो। अगर वो उस जो भारत की पार्लियामेंट की एक रेजोल्यूशन है 22 फरवरी 1994 की, जिसमें वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, तो वो पहले भी यही करते रहे हैं, तो कोई इसमें मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल में भारत ने ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्पीच थी, मैं तो उसको इसी तरह देख रहा हूँ, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ बायलैटरल कांटेक्ट होगा। अब देखिए, मीडिएशन का भारत हमेशा से उसको अपोज करता रहा है, वी ऑल नो अबाउट दैट सिंस शिमला एग्रीमेंट इन पर्टिकुलर। लेकिन अब ये जो पीछे 52-53 साल का अरसा गुजर गया है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, शिमला एग्रीमेंट को, तो बायलैटरलिज्म ने उस तरह यील्ड नहीं किया, कोई हमें रिजल्ट नज़र नहीं आया। वो कि कहीं कहीं कुछ सालों में हमने देखा, हमने CBMs भी किए, कश्मीर रिलेटेड CBM भी हमने किए 2005 में, ख़ास तौर पे टूरिज़्म के हवाले से, फिर 2007 में इंट्रा कश्मीर ट्रेड के हवाले से, लेकिन चीज़ें फिर कहीं ना कहीं आके रुक जाती थी। तो अब ये है कि अगर एक नया सिलसिला शुरू होता है तो मैं समझता हूँ कि होगा, लेकिन ये कब होता है इसके बारे में वक्त का तयन मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मीडिएशन नहीं है US की, तो फैसिलिटेशन हो सकती है। उसको आप कोई भी नाम दे दें, लेकिन जिस तरह देखिए ना आजकल ओमान भी एक लिहाज से आप कह सकते हैं मीडिएशन या फैसिलिटेशन ईरान और अमेरिका के दरमियान भी हो रही है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। तो किसी एक लिहाज से हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अमेरिका को अब इंगेज रखें, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक हाईएस्ट लेवल पे अमेरिका ने एक पोजीशन ली है, कश्मीर का जिक्र किया है, आज सऊदी अरब में भी बात की है, गिविंग एन इम्प्रेशन कि वो इसमें मीडिएट करना चाहते हैं। तो मीडिएशन की बहुत सी सूरतें हो सकती हैं, प्रोवाइडेड कि दोनों साइड्स, और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, और मैंने इस तरह कहा कि मोदी ने भी यही इशारा दिया, वज़ीर आज़म मोदी ने, कि वो भी तैयार हैं। लेकिन जिसने आपने पहले कहा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ऑब्वियसली वो उस तरह खुल के बात नहीं कर सकते थे, ऑब्वियसली RSS का बड़ा प्रेशर है, और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है उसका बहुत प्रेशर है। इसलिए उन्होंने भी while saying कि जी blood and water cannot flow together, और भी बहुत सी उन्होंने बातें की, लेकिन मैंने उनकी स्पीच में जो चीज़ निकाली है वो यही है कि इंडिया इज रेडी टू टॉक टू पाकिस्तान। तो क्या ये डोमेस्टिक प्रेशर जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब इन्होंने खुद मतलब सीढ़ी पर इतना ऊपर चढ़ा दिया है अपनी पूरी कौम को कि किसी भी किस्म का इससे बैक डाउन या मतलब सीरियस टॉक्स इस माहौल में आपको मुमकिन भी लगती हैं, मतलब गिवन इंडियाज डोमेस्टिक सिचुएशन? अच्छा, ये सिर्फ ज़रार आपका सवाल नहीं है, ये मैं अल जज़ीरा पे ताज़ा तरीन अपूर्व आनंद का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसका पहला जुमला ही बड़ा कमाल है। वो ये कह रहे हैं कि जंगी बुखार इतना बढ़ा दिया गया है कि अब अमन कायम करके जनता को निराश करना मुश्किल है। ये बिल्कुल मेरा यही पॉइंट है। ये है जी बात साहब। देखिए, मेरा ख्याल है सफारतकारी का यही असूल है कि इसमें अगर आप दरवाजे बंद भी कर दे तो कम से कम खिड़की कहीं ना कहीं खुली रखते हैं। और थोड़ा सा देखिए, इस वक्त जो भारत में ये साल जो है ना, उसमें कोई ऐसे इलेक्शंस नहीं हो रहे जो कि बाहर मोदी साहब के लिए कोई बहुत मुश्किल क्रिएट करेंगे, वो कि अगला साल उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस साल बिहार में हो रहे हैं, लेकिन बिहार में वो नीतीश कुमार की उनके साथ उनका अलायंस है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, मोदी अभी भी थोड़ा बहुत जो है, वज़ीर आज़म मोदी अपना उनका एक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अपोजिशन इज इन डिसरे, उस तरह कोई प्रेशर्स ठीक है, हम सुन रहे हैं, मीडिया भी बोल रहा है, कुछ आवाज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं, अपोजिशन भी, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन होना चाहिए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होना, वो प्रेशर्स तो रहेंगे। लेकिन ये भी हमें याद रहे कि माजी में भी देखिए ना, उड़ी का वाक़या हुआ था सितंबर 2015 में,
लेकिन उसके बाद फिर हालात कोई ठीक हो गए थे। तो पाकिस्तान में एक पैटर्न चलता रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये मुस्तकिल चीज़ हो गई है। कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी डेडलॉक जो है वो टूटता है, और मुझे नहीं ऐसी कोई बात लगती कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बहुत, मतलब इस वक्त तो प्रेशर में है, और अगर कोई इंगेजमेंट होगी भी तो वो स्ट्रक्चर डायलॉग की सूरत में नहीं होगी, वो बिहाइंड द सीन्स कुछ इंगेजमेंट होगी, कुछ टेररिज्म पे बात होगी, कुछ कश्मीर पे बात होगी, लेकिन अभी मैं फॉर्मल जो निगोशिएशन डायलॉग प्रोसेस है अलबत्ता वो मैं नहीं देख रहा। अच्छा, दूसरी जानिब क्योंकि हम अभी ट्रंप साहब सऊदी अरब में हैं, तो एक अरबी कहावत मेरे जहन में आई कि अल्लाह पर एतबार करें लेकिन अपने ऊंट को बांध कर रखें। तो एक जानिब बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि किसी भी किस्म का डायलॉग हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर्ड हो, ऑफिशियल हो, लेकिन दूसरी जानिब एक सिग्नलिंग ये भी है, और मेरा ख्याल है इसी अल जज़ीरा के आर्टिकल में भी उसकी तरफ इशारा है कि भारत का नया डॉक्ट्रिन है परपेचुअल वॉर, मतलब जिसको हम एक न्यू नॉर्मल कह रहे हैं, आप उसको न्यू एबनॉर्मल कहें, वो आपकी मर्जी है। इस सिचुएशन में बिकॉज आयरा के सारे ऑप्शंस खुल के रखने होते हैं, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है अभी इस मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट में, और जो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिला है, डिप्लोमेटिकली इसको आगे कैसे लिया जाए दुनिया की नज़र में, मतलब किस लेवल पर इंगेजमेंट होनी चाहिए, हमारा मैसेज दुनिया को क्या होना चाहिए? देखिए, दुनिया का मैसेज तो हमारा बड़ा क्लियर है, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस दफ़े हमने कोऑर्डिनेटेड तरीके से, जहां मिलिटरीली हमने कामयाबियां हासिल की, वहां सफारती सतह पे भी हमें कुछ कामयाबी मिली। उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की भी कुछ नाकामियां हैं। मिसाल के तौर पर देखिए ना, अभी तक पहलगाम के जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये किया, वो अभी तक नहीं पकड़े गए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, और उनकी गिरफ्तारी के बगैर बिना भारत ने पाकिस्तान को मौरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। तो इस किस्म के जो बहुत से गेपिंग होल्स, गैप्स जो हैं हमें नज़र आते हैं भारत की स्टोरी में, उसने हमें हेल्प किया, क्योंकि कुछ शवायद जब हमने मांगे, हमने कहा कि जी कुछ हमारे साथ नहीं करते, दुनिया के साथ पेश कर लीजिए, तो उसने हमारे जो हाथ हैं वो मजबूत किए, और दूसरी जानिब यही चीज़ भारत के लिए नेगेटिव साबित हुई। तो मेरे ख्याल में अब अगला स्टेप तो यही हमारे लिए होना चाहिए, जहां हमने अब इन मामलात को, गो के मैं जानता हूँ फॉर फैक्ट कि हमारी आर्म फोर्सेस आर स्टिल अलर्ट, एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि ये इस वक्त भी देखें ना, डायरेक्टर्स जनरल जो हैं मिलिट्री ऑपरेशंस, उनकी बात हुई है मेरे ख्याल में 48 आवर्स के बाद, कल शायद दोबारा उनकी बात हो, तो ये अब एक रेगुलर चीज़ बनेगी। हमारे लिए चैलेंज ये होना चाहिए कि जो 20 अप्रैल 2025 को जो सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी उसको हमें वापस लाना है, वो स्टेटस को वापस लाना है, और उसके लिए जहां हमें अमेरिका के साथ इंगेजमेंट की ज़रूरत है, वो यहाँ उनका सफारत खाना है, हमारा सफारत खाना है, वहाँ उनके साथ, फिर हमारा चीन के साथ जो हमारे रवाबित हैं, और ख़ास तौर पे गल्फ रीजन के साथ। तो ये वो तमाम चीज़ें जो हमने करनी है, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि अमेरिका और सऊदी अरब, दीज टू कंट्रीज डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग कैन प्ले अ ह्यूज रोल। अब हमने देखना ये है कि किस तरह भारत, देखिए हमें पैनिक में, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात करते हुए कहा था कि पैनिक में नहीं जाना, डिप्लोमेसी भी सटल तरीके के साथ करनी है, उसमें भी ये नजर नहीं आना चाहिए कि हम बहुत बेचैन हैं भारत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए या उससे बातचीत करने के लिए। भारत की भी मजबूरी है थोड़ा सा, अगर हम अमेरिका के साथ इंगेजमेंट अपनी सही समत में रखें और चाइना के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन करें जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इस वक्त चूंकि ट्रंप का भी एक इंटरेस्ट लगता है, यूक्रेन में कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई, गजा के मामले में भी कामयाबी नहीं हुई, तो थोड़ा बहुत उनके लिए भी है कि अगर यहाँ पे कुछ वो अचीव कर लें तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अब ट्रंप ने एक इंटरेस्ट का इजहार कर लिया है। तो अब ये हमारे लिए कि हम उसको किस तरह फॉलो करते हैं, फॉलोअप हमारा क्या होता है कि हम उनके साथ एक ऐसी इंगेजमेंट को सस्टेन कर सकते हैं जो कि भारत पे प्रेशर बिल्ड करे। फिर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर भी आई एम श्योर एट सम स्टेज कुछ ना कुछ प्रेशर भारत पे बिल्ड होगा, और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कुछ अरसे बाद एक इनफॉर्मल इवन बैक चैनल पे कुछ चीज़ें शुरू हो जाएं। मैं अभी नहीं देख रहा, मैंने पहले कहा कि फॉर्मल या डिप्लोमेटिक लेवल पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है,
एक बैक चैनल पे होगा। जिस तरह आपको याद होगा 2004 से 2008 तक भी बैक चैनल पे बात होती हमारी रही, उसी अंदाज का एक प्रोसेस चलेगा, क्योंकि वो भी भारत के लिए फेस सेवर है और हमारा भी इंटरेस्ट उसमें सर्व होता है, क्योंकि उसमें हम बगैर किसी फॉर्मल एजेंडा के हम गुफ्तगू कर सकते हैं हर इश्यूज के ऊपर। और वो बेहतर रास्ता है इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए, जब पे किसी को मालूम नहीं है कि हाउ थिंग्स विल पैन आउट इन द मंथ्स अहेड। तो वो दोनों के लिए एक मेरे ख्याल में सिक्योर रास्ता है, सेफ रास्ता है। और उसमें चूंकि कोई फॉर्मल एजेंडा नहीं होगा, 3-4 इश्यूज ही हैं हमारे, उसी पे हम डिस्कशन करेंगे और उसमें कुछ बेहतर चीज़ें निकलने का इम्कान भी मौजूद होता है। अच्छा बासित साहब, होना तो यही चाहिए जैसा आप फरमा रहे हैं। कल की जो तकरीर मैंने सुनी है मोदी साहब की, उससे मुझे ये लग रहा है कि जंग तो नहीं करना चाह रहे वो, लेकिन हालत जंग में ज़रूर रखना चाह रहे हैं। उसके डिविडेंड जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए कि उनकी 3 आँखें हैं। 2 आँखें उनकी मुल्क के अंदर होती हैं और एक जो है वो बॉर्डर पे होती है। अब जो ये नया नॉर्मल या नॉर्मल इस्टेब्लिश किया है कि 2016 में सिर्फ उन्होंने LOC पे महदूद पैमाने पे सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया, 2019 में बालाकोट में ज़रा सा किया, 2025 में इंटरनेशनल बॉर्डर जो हैं वो उसके आर पार चले गए। तो इसके होते हुए जो डिविडेंड डोमेस्टिकली वो काटेंगे कि कोई बात ना करे और सब के सब जो हैं उनकी जो नेशनलिस्ट पॉलिसियां हैं उनके पीछे लगें और अपोजिशन बेदस्तोपा हो। तो इस सिनेरियो को अगर हम देखें तो मोदी का इस वक्त जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा रहे और उसका मुस्तकिल ख़र्चा होता रहे कि आज कल जंग होगी, परसों होगी या नहीं होगी, और पाकिस्तान वैसे ही माशी तौर पे कमज़ोर है, इंडिया कैन अफोर्ड, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ये सस्टेनेबिलिटी जो है हॉस्टिलिटीज़ की और हालत जंग, ये उनके लिए डोमेस्टिकली ज़्यादा सूट कर रही है और वो इस पॉलिसी को चलाएंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं आपका इनपुट लेना चाहूँगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ साबिक़ सिफारतकार अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं। हालांकि सिफारतकार कभी रिटायर नहीं होता, लेकिन क्या करें। अच्छा भाई साहब, वक्फे से पहले जो मैंने सवाल किया था आपने सुन लिया होगा, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो मोदी के लिए मौजूदा सूरत हाल जो है वो उसको बरकरार रखना और पाकिस्तान को एड़ियों के बल पे रखना डोमेस्टिकली और एक्सटर्नली कितना फ़ायदेमंद है अगर वो इसे जारी रखते हैं? देखिए, जहाँ तक ये एक सूरत हाल थी पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम जो 2001-2002 में हुआ था, भारत ने आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन थी, काफ़ी महीने चली, लेकिन फिर मामला ख़त्म हो गया है, स्टैंड ऑफ ख़त्म हो गया। वो मेरे ख्याल में भारत के लिए इस वक्त सूट नहीं करता भारत को। देखिए, अलर्ट तो दोनों साइड्स ही रहेंगी, हम भी अलर्ट हैं, वो भी अलर्ट हैं, हाई अलर्ट भी रहेंगे, लेकिन ये जो स्टैंड ऑफ है ना, मेरा नहीं ख्याल कि भारत की इकॉनमी को सूट करता है। वो भी उनकी भी इन्वेस्टमेंट देखिए ना, मिसाल के तौर पर एयर स्पेस अगर बंद रहती है भारत के लिए पाकिस्तान की, तो 600-700 मिलियन डॉलर का नुकसान तो सिर्फ एक एयरलाइन एयर इंडिया को होगा एक साल में। तो मुझे नहीं लगता, और इन्वेस्टमेंट उस 2001-2002 में भी बहुत डैमेज उसने किया था भारत में, FDI को, इवन और भी बहुत से मामला। तो इस वक्त मोदी साहब का मतलब रेट्रिक तो बड़ा जबरदस्त रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो न्यू नॉर्मल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा भी तो एक न्यू नॉर्मल बना है ना। ये भी हमने भी एक अपना टेम्पलेट भी हमने बनाया है, उन्होंने किया, तो हमने जो उसकी जवाबी कार्रवाई की तो उनके लिए भी तो आसान नहीं था वो डाइजेस्ट करना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ज्यादा सस्टेनेबल है, टेनेबल है भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी शायद नहीं है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी टैम डाउन होंगी, का थोड़ा सा उसमें रैशनैलिटी आएगी, ख़ास तौर पे भारत की साइड पे। और मुझे जो लगता है कि वो यही होगा कि बैक चैनल एक इस्टेब्लिश होगा। अब वो किस तरह होता है, यूँ लगता है कि शायद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स उस प्रोसेस को लीड करें, उसको कौन फैसिलिटेट करता है। आई होप कि हमारी जो इंगेजमेंट है US के साथ वो जबरदस्त होगी, ताकि आपको लग रहा है कि धीरे धीरे भारत जो है अगले कुछ महीने में सिंतास में दोबारा आ जाएगा खामोशी के साथ, किसी को बताए बगैर? देखिए, वो खामोशी के साथ हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें
जो चीज़ें हैं वो देखिए बहुत सी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। गो के सिंतास को उन्होंने इसके साथ इन्हीं जब ये पहलगाम का हुआ उसी के बाद ये हुआ मामला, लेकिन वो अब आइसोलेशन में चीज़ें नहीं होंगी। अगर होंगी तो पूरा जो जिस तरह कहते हैं ना कि स्टेटस को एंटी, वो जो स्टेटस को एग्जिस्ट करता था 22 अप्रैल को, उसी को इन टोटलिटी हमें रेस्टोर करना होगा और उसी में सबकी फेस सेविंग है। भारत के लिए एयर स्पेस खुलेगी हमारी, इन अबेंस जो है सिंध तास माहिदा वो भी मतलब हो जाएगा। उसमें कुछ ना कुछ भारत शायद हमसे कुछ फेस सेविंग मांगे जो हम देने के लिए तैयार हैं कि वो रिव्यू करना चाहते हैं इस ट्रीटी को। यही उनका 2 साल से वो यही हमें ऑफिशियली कह रहे हैं कि हम इसको रिव्यू करते हैं अंडर आर्टिकल 12A ऑफ द इंडस वाटर्स ट्रीटी। तो उस पर कोई कबाहत नहीं है अगर हमें सही मालूम हो कि भारत क्या चाहता है, क्या क्या अमेंडमेंट्स चाहता है इस ट्रीटी में। तो आई थिंक वी कैन प्ले विद दैट, क्योंकि अभी हमारे पास इंडस वाटर्स ट्रीटी भी वक्त है, कोई हमें इमीडिएट खतरा नहीं है कि हमारा पानी कोई डाइवर्ट हो रहा है या डैम बन जाएंगे अगले 1 साल में भी फॉर दैट मैटर। तो आई थिंक अ फॉर्मूला कैन बी वर्कड आउट, बट दैट वुड नॉट बी इन आइसोलेशन। ऑल दीज थिंग्स आर नाउ इंटरलिंक्ड, और अगर होगा तो एज ए पैकेज ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या उन पर कोई फैसला हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बहरहाल बिहाइंड द सीन्स जो कांटेक्ट है बायलैटरल, चाहे वो मीडिएशन से होता है, फैसिलिटेशन से होता है, वो होना भारत ज़रूरी होगा ताकि इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू हो सके। बासित साहब, जैसे भारत का बार बार कहना है कि वो आतंकवाद पे बात करना चाहता है, अब हम जो है ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, अभी भी हैं, बलूचिस्तान में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, 20 साल हमने भुगती है दहशतगर्दी। लेकिन पहलगाम में भी हम बहुत क्लियर थे कि वो दहशतगर्दी है, हमने उसकी मजम्मत भी की है। लेकिन ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं फेस सेविंग चाहिए होती है, इस हवाले से हम क्या और कर सकते हैं? कलअदम तंजीमों के हवाले से कुछ हमारे पास और करने के लिए रह गया है टू कन्विंस इंडिया, या अगर कहीं पे कोई सवाल है सिक्योरिटी काउंसिल में कि हम बताएं कि जी हम कैसे इसको टैकल कर रहे हैं? देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, और मिसाल के तौर पर अगर आप मतलब थोड़ा सा जब हिस्ट्री में चले जाएं, जो कि अभी तक इश्यूज हैं, बल्कि जब प्राइम मिनिस्टर अभी वाइट हाउस भी गए थे 13 फरवरी को, ट्रम्प से मिलके आए थे, तो जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई थी उसमें 2 चीज़ें थी ना, मुंबई और पठानकोट। तो मुंबई पे हम अभी भी कोऑपरेशन हो सकता है, एक कुछ चीज़ें फंसी हुई हैं बायलैटरली, लेकिन उस पर काम हो सकता है और पाकिस्तान इज़ विलिंग टू मूव अहेड। इस वक्त चूंकि भारत के पास मामला फंसा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन उस पर कोऑपरेशन हो सकता है और बातें आगे बढ़ सकती हैं। तो टेररिज्म में भी जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमारे भी कुछ खदशात हैं। कमांडर कुलभूषण जादेव हमारे पास भी है, BLA है, BRA वगैरह के इश्यूज हैं बलूचिस्तान में भी। तो लेकिन हम फिर भी भारत के साथ मुंबई पे ख़ास तौर पे मामलात को आगे लेकर जा सकते हैं, और उसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है कि चीज़ों को, या जो भी ट्रायल इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। तो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें एकतरफा नहीं हैं। हमारे भी कंसर्न्स हैं, उनके भी कंसर्न्स हैं। इसी तरह जम्मू और कश्मीर का मामला है, उनकी अपनी पोजीशन है, हमारी अपनी पोजीशन है। लेकिन माजी में देखिए ना, 1994 के बाद जो पार्लियामेंट ने उनकी रेजोल्यूशन पास की थी, आफ्टर ऑल उसके बाद ही हमने प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला हमने डिस्कस करना शुरू किया 2005 से 2008 तक। तो चीजें देखिए कोई लीनियर नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। हाँ। और लेकिन गुंजाइश है, चैलेंजेस हैं। बिल्कुल आप कह रहे हैं गुंजाइश है। हाँ। गुंजाइश तो और हर चीज पे बात हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने हमें जो काफ़ी एक लिहाज से मेरी नज़र में तो ऑप्टिमिस्टिक है। मुझे तो लग रहा है कि हाँ, बिकॉज लेकिन डिप्लोमेट जिस तरह से रीड करता है स्पीच को, वो उसका एक दूसरा पैमाना होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से। हाँ, हम एक्चुअली जिस तरह देख रहे होते हैं, नॉट एट ऑल ऑप्टिमिस्टिक। वो उन्होंने कहा कि नहीं वो सही है, वो अपनी पोजीशन को स्टेट करेंगे, लेकिन लचक उनको नज़र आ रही है, एक इंटरनेशनल माहौल बना हुआ है। मे बी अगर इस दफ़ा हम इंगेज करते हैं तो हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इंगेज कर सकते हैं, और अगर ट्रंप का वाकई प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, तो
तो नेवर से नेवर। ट्रम्प वांट्स टू बी नोन एज अ पीस मेकर, ठीक है। उसका ये है कि आप मुझे तोहफा दें तो मैं आपको इससे बड़ा तोहफा दूंगा। तो सबसे बड़ा कैच ये कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, तो उसके ऐसे इस माहौल में तो मुश्किल नहीं, वो फिर हर 6 महीने के बाद अब एक छोटे से पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकते इस तरह की सूरत हाल में, जब आपने मतलब बड़े होकर चीन का मुकाबला करना है। और जहाँ तक बासित साहब की ये बात थी कि व्हेन वी डिस्कस टेररिज्म, तो फिर कुलभूषण, BLA और BRA जैसे उन्होंने कहा हमारे भी कंसर्न्स हैं, उनके भी कंसर्न्स हैं, दोनों बातें होंगी जब टेररिज्म पे बात होगी। हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो ज़रा चलेंगे सऊदी अरब, वहाँ पे सदर ट्रम्प क्या गोल खिला रहे हैं, थोड़ा इस पे बात करें। वेलकम बैक। सदर ट्रम्प ने 20 जनवरी को ओथ उठाने के फ़ौरन बाद ही कह दिया था कि मेरा जो पहला गैर मुल्की दौरा होगा वो खलीज का होगा, इसलिए कि खलीज में पैसे हैं और इन्वेस्टमेंट के इम्कान ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है सबसे पहले वहाँ जाना बनता है। उन्होंने अपना वादा निभाया और उनका जो पहला बैनुल-अक़वामी दौरा है, अगर पापाए रोम की ताज़ियती तक़रीबात में उनकी शिरकत को माइनस करके देखा जाए पिछले हफ्ते, तो पहला जो ऑफिशियल दौरा है 3 रोज़ का, उसमें वो सऊदी अरब में हैं, कल वो अमारात जाएंगे और फिर कतर जाएंगे, अल्लाह जाने के उसी तैयारे में जाएंगे जो कतर ने उन्हें तोहफे में दिया है, या अपने पुराने तैयारे में जाएंगे। इसराइल नहीं जा रहे वो। और जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, पिछले कम से कम 35-40 साल में कोई ऐसा अमरीकी सदर मेरी याददाश्त में नहीं है जो इस खित्ते में आया हो और तल अवीव ना गया हो। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वो कह रहे हैं जी मैं गल्फ़ में रहूँगा और वहाँ से वापस चला जाऊँगा। और इस पे ज़ाहिर है कि आप बताइएगा कि इसराइल जो है उसके सीने पे कैसे सांप लौट रहे हैं। और इस वक्त माहौल बड़ा प्यारा बना हुआ है। रियाद में जो है उन्होंने जो खिताब किया उसके तफसील तो शाहज़ेब जिलानी बताएंगे। मैं सिर्फ ये कह दूं कि शाम पे से पाबंदियां हटा ली गई हैं और उन्होंने बाकायदा सदर एर्दोगान का और MBS का नाम लिया, मोहम्मद बिन सलमान का, कि इन्होंने कहा कि भाई अब पाबंदियां उठा लें तो हम उठा लेते हैं। हूसियों से अमन के बारे में जो हालात हैं उस पर भी उन्होंने तस्करा किया है। इंडिया पाकिस्तान का तो आप सुन ही चुके हैं कि तस्करा किया है। ईरान के बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं उनसे माहिदा करके खुश होऊंगा, अगर नहीं होता तो फिर ज़ाहिर मजबूरी में दबाव बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उनका जो असल मकसद था वो था मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। तो आज सऊदी अरब के साथ $142 बिलियन का दिफाई सामान सऊदी अरब उनसे ख़रीदेगा, इस पर दस्तखत हुए हैं। $600 बिलियन अमेरिका में सरमायाकारी होगी सऊदी अरब की। MBS ने इंदिया दिया है कि ये $1 ट्रिलियन तक जा सकती है। आपको याद होगा कि 2017 में भी पहला दौरा ट्रंप ने सऊदी अरब का किया था। उस वक्त $110 बिलियन का माहिदा हुआ था फौजी साजो सामान का, टोटल $450 बिलियन के हुए थे। UAE ने भी कहा है कि हम अमेरिका के अंदर $1.4 ट्रिलियन की 10 साल में सरमायाकारी करने पे तैयार हैं। और ट्रंप साहब ज़ाहिर है कि जब इतने वादे हो जाएं कि सामान बिक भी रहा हो, इन्वेस्टमेंट भी आ रही हो, तो कौन होगा जो खुश नहीं होगा। तो हम हमेशा बात करते हैं ऑप्टिक्स की, बॉडी लैंग्वेज की, केमिस्ट्री की। एक स्ट्रॉन्ग मैन, दूसरा स्ट्रॉन्ग मैन, और आपस में वहाँ पे हुआ। देखिए ये जो जिन मुआहदों की आपने बात की वो उसमें डिफेंस है, एनर्जी है, बोइंग है, मिनरल्स हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब बहुत एक बड़ा मैदान है। और वहाँ पे आज जो तकरीब थी, पुरवकार तकरीब थी, उसमें नोक झोंक भी थी। और सदर ट्रंप ने MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान को किस तरह से तंज़ो मज़ाह के साथ बताया कि हम एक हैं, आपका मुल्क भी बड़ा अजीम है, मेरा मुल्क भी बड़ा अजीम है। And most importantly for the people in this room, the days of economic misery under the last administration are rapidly giving way to the greatest economy in the history of the world. We are rocking. The United States is the hottest country, with the exception of your country, I have to say, right? I'm not going to take that on. No, Mohammed, I'm not going to take that on. Wouldn't that be a terrible thing if I made that full statement? But I will not do it. You're hotter. At least as long as I'm up here, you're hotter. But groceries, gasoline, energy, and all other prices are down with no inflation. We have no inflation, and in a few short weeks, we've created 464,000 brand new jobs.
यार एक जानिब पाकिस्तान और भारत को डेट पर भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं योर हॉटर, लगता है खुद डेट पर है यार सऊदी अरब में। अच्छा, बड़ी महंगी डेट है। अब ये बुनियादी तौर पर कारोबारी डील्स हो रही हैं। अच्छा, इसमें ये पता लगना बहुत मुश्किल होगा कि वो अमेरिका और सऊदी अरब की डील्स क्या हैं और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की ज़ाती डील्स क्या हैं। दोनों चीज़ें ओवरलैपिंग हैं, जिस पर अमेरिका में डेमोक्रेट्स शोर मचा रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब ने कहा है कि इस दफ़ा मैं खुलकर खेलूंगा। लास्ट टाइम मैं थोड़ा बहुत ख्याल करता था, इस दफ़ा उन्होंने कहा जी मैं खुल के खेलूंगा और जो भी है माल लाओ। सो वहाँ पे जो डील्स हो रही हैं उसमें देखें, इस दफ़ा ये बात सामने आ रही है जो अमरीकी मीडिया रिपोर्ट करता है, और आपको पता है कि अमरीकी मीडिया जब कुछ लिखना शुरू करता है और एक जैसी खबरें आना शुरू होती हैं तो उसका मतलब है कहीं पे कोई थिंकिंग है। एक जो इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि अभी ईरान पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सऊदी अरब भी काफ़ी अरसे से चाहता है कि उसका एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, और अमरीकी मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप इस पर राज़ी हो सकते हैं, इसको सपोर्ट कर सकते हैं, और इस बार ये शर्त नहीं होगी कि आप इजराइल को रिकग्नाइज़ करें। पिछली बार जो अब्राहम रिकॉर्ड्स हुए थे उसमें तकरीबन ये एक शर्त थी कि जी आप इजराइल के साथ दोस्ती करें, साथ चलें। इस दफ़ा ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है, जिसका मतलब है कि ये जो अलाइनमेंट है अमेरिका की, ट्रंप की और सऊदी अरब की, वो बदल रही है। और जिस तरह भी इन्होंने अपने इस खिताब में भी कहा, इट्स अबाउट जॉब्स, इट्स अबाउट कीपिंग ऑयल प्राइसेस लो, बिजनेस जो है वो बूम कर रहा हो, मेरा अपना भी फायदा हो और अमेरिका भी ग्रेट हो रहा हो और मेरा खर्चा ना हो। अच्छा, अब जो मेरी नज़र में $1 ट्रिलियन सवाल है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू या अमेरिका और इजराइल के रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी कूलनेस आ रही है या नहीं। अब ये बड़ा बंदे को एहतियात से बात करनी पड़ती है, क्योंकि पहले भी हमने बहुत इस तरह की थोड़ी सी फिलर्स देखे हैं, लेकिन फिर लेकिन एंड में कुछ हुआ नहीं। मैं कुछ इंटरेस्ट से देख रहा हूं कि आपको पता है कि वेस्टर्न मीडिया का जनरल जो व्यू रहा है गजा पे और इजराइल पर और इन सारी चीज़ों पर, लेकिन कुछ जो आजकल मैं हेडलाइंस देख रहा हूं वेस्टर्न मीडिया की, ये देखो फाइनेंशियल टाइम्स, द वेस्ट शेमफुल साइलेंस ऑन गजा, इस तरह की हेडलाइन मैंने पहले नहीं देखी। जी नेक्स्ट दिखाओ, फाइनेंशियल टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट, द वॉर इन गजा मस्ट एंड। अच्छा, ये वो थे जिन्होंने एक इजराइल का झंडा मलबे में लगाया था और ऊपर कहा था इजराइल स्टैंड्स अलोन, ऐसे कुछ। थोड़ा आगे चले इंडिपेंडेंट चले, यूके की है, एंड द डेफनिंग साइलेंस ऑन गजा, और एक और है मेरा ख्याल है गार्डियन की है शायद, अगर आप नेक्स्ट चाहे, यस, ट्रंप कैन स्टॉप दिस हॉरर, ठीक है। और न्यूयॉर्क टाइम्स बाकायदा वो जो फलस्तीनी पैरामेडिक्स कत्ल हुए हैं उनका पूरा स्प्रेड दिखाया है यार, तस्वीरें दिखा रहे हैं जैसे कि ये इंसान है, हाँ, और जैसे कि कत्ल हुए, 19 माह लगे नहीं, लेकिन ऐसे है कि जैसे एकदम ना किसी ने एक स्विच ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया या ऑन ऑफ कर दिया, जो भी है। अच्छा, ये तो है, चले बातों को छोड़ो, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। मैं शुरू करूंगा हूसियों से, राइट। अच्छा, हूसियों पर जो हमला हो रहा था, और मैं ये नहीं कहूंगा कि यमन पे हमला हो रहा है, बिकॉज ये यमन की एक ग्रुप है, ओके, उस पर हमला हो रहा है। ये एक तरह से ईरान जंग का ट्रेलर था मेरी नजर में, राइट, कि यार देखते हैं यहां पर कामयाबी हासिल होती है या नहीं। अच्छा, ट्रंप की हम हमेशा कहते हैं कि ही डजंट लाइक वॉर्स, ये बात गलत है। इसको लंबी और महंगी जंगें नहीं पसंद, जिसमें अमेरिका को कुछ हासिल ना हो रहा हो, कामयाबी भी हासिल ना हो रही हो। इसने पहले कहा था कि मैं 30 दिन दे रहा हूं आप लोगों को, सेंटकॉम और पेंटागन को, कि यार आप कुछ मुझे करके दिखाओ। हुआ क्या, अब तक 22 से 23 MQ-9 रीपर ड्रोन्स हूसियों ने गिरा दी हैं, होममेड वेपन्स के साथ। सर, मैं ये कोई मिलिट्री नहीं है जिस तरह हम मिलिट्री के बारे में सोचते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई 30-40 मिलियन का तो एक है, चले ये एक खर्चा हो गया। 2 से 3, 2 कंफर्म है, एक तीसरे की भी खबर है, F-18 फाइटर जेट्स तबाह हो गए। तबाह कैसे, एक के बारे में कहा जा रहा है कि वो, अच्छा, हूसी कह रहे हैं कि हमने शूट डाउन किया, अमेरिकन कह रहे हैं कि नहीं वो फ्रेंडली फायर में गलती से बॉम्ब लग जाता है, ठीक है। एक तो पहले भी हमने बताया था कि जब हूसियों ने फायर किया USS ट्रूमन पर, उसने कट मारी और वो जहाज गिर गया, समंदर में गिर गया। और तीसरा जो जहाज था वो उसी USS ट्रूमन, पता नहीं कोई मसला है इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, पर लैंड करा था, थोड़ा सा स्किड मारी और वो भी, अब वो सबमरीन है, ठीक है। तो ये हुआ है। अच्छा, फिर अभी एक बड़ी मजेदार स्टोरी आई है, अगेन न्यूयॉर्क टाइम्स का, माजरत के साथ में जिक्र करना पड़ेगा कि इस सारे दौरान हूसियों की फायरिंग रुकी नहीं। पहले 30 दिनों में सिर्फ हथियारों का खर्चा अमेरिका का कितना था, $1 बिलियन,
पर डे या नहीं, पूरे महीने इतना भी नहीं है यार। अच्छा, कम ऑन, क्या हो गया यार? वो रोजाना एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं फेंक रहे उनके ऊपर। $1 ट्रिलियन की गुफ्तगू हो यार आप ना अब बहुत अमीरों की तरह सोच रहे हैं, थोड़ा सा नीचे हैं। ठीक है, तो ये होता रहा। आई मोर इम्पोर्टेंटली पेंटागन के जो कंटिजेंसी प्लानर्स हैं उन्होंने कहा कि यार हम अपना सारा जदीद असला इनकी झुग्गियों पर फायर कर रहे हैं, प्रिसिजन वेपनरी, ठक 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 ठक। अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो हमारा माल शॉर्ट ना हो जाए, ये लिटरली इसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, फिर ट्रंप बार बार पूछने लगा कि भाई हेलो, आपने तो कहा था कि आप इनको तबाह कर देंगे जर्नैलों को, लेकिन ये तो अभी भी हमारी शिप्स पर फायरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो पेंटागन ने कहा कि नहीं सर, हम आपको दिखाते हैं। तो पेंटागन ने पूरी लिस्ट दी कि देखिए हमने इतने बम गिराए हैं इतनी जगहों में। तो उसने कहा लेकिन हासिल क्या हुआ? हासिल तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि इसके एकदम बाद 4 मई को हुसी फायर करते हैं बुलिस्टिक मिसाइल, एक बुलिस्टिक मिसाइल, को 50-60 नहीं है कि आपके एयर डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर देंगे। एक बुलिस्टिक मिसाइल जो जाके गिरता है किधर? बेनगोरियन एयरपोर्ट। ट्रंप ने कहा कि यार अभी अगर ये हो रहा है क्या करें? तो अब क्या करें? और उसके साथ साथ ही एक और जहाज सुपर हॉर्नेट कहा जाता है, केम अंडर फायर, 2 पायलट्स ने इजेक्ट किया, वो क्रैश हो गया। जिसके बाद ओमानियों ने एक ऑफर की कि देखें हम बात करते हैं भाइयों से, आप इन पर बॉम्बिंग रोक दें और हम गारंटी करेंगे कि ये आपकी शिप्स पर हमला नहीं करेंगे। इजराइल का यहां पर कोई जिक्र नहीं है। जिसके बाद ट्रंप का यह बयान आता है। But so we take their word for it. It was, we hit them very hard. They had a great capacity to withstand punishment. They took tremendous punishment. And, you could say there's a lot of bravery there. That it was amazing what they took. But we honor their commitment and their word. They gave us their word that they wouldn't be shooting ships anymore, and we honor that. और आज भी तारीफ भी कर रहा है कि यार तगड़े हैं, हमने इतनी कुट लगाई, कुछ नहीं हुआ। वो रिस्पेक्ट करता है एडवर्सरी को, रिस्पेक्ट करता है। ही रिस्पेक्ट्स ए टफ गाय, ही रिस्पेक्ट्स ए टफ गाय। और सोने पे सुहागा आज एक और मिसाइल गिरा है इजराइल पर हुसियों की तरफ से। तो हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो देखेंगे कि इजराइल किस तरह तिल मिला रहा है कि आप हुसियों से बात कर रहे हैं, हमास से बात कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। साढ़े चाय नहीं पी रहे, 4.5। वेलकम बैक। और आप हुसियों से चलते हैं हमास की तरफ। अब एक है ईडन अलेक्जेंडर, और ये 21 साल की उम्र है इनकी। न्यू जर्सी में पैदा हुए थे, मतलब अमेरिकन इजरायली शहरी हैं। और हाई स्कूल के बाद उन्होंने फैसला किया कि यार क्यों नहीं मैं जाके इजरायली फ़ौज में भर्ती हो जाऊँ, क्योंकि मुझे भी फ़लस्तीनियों को कत्ल करने का शौक़ है। और ये पोस्टेड थे एट द गज़ा बॉर्डर। तो 7 अक्टूबर को इनको भी वहाँ से चुका गया। तो अमेरिका पीछे पड़ा हुआ था कि इसको रिहा करो, इसको रिहा करो, इसको रिहा करो। और कुछ देर में इनको समझ आई, जैसे अभी स्टीव विटकॉफ साहब जो ट्रंप के मावन खसूसी हैं, उनका एक बयान आया। और स्टीव विटकॉफ साहब के बेटे भी आए थे पाकिस्तान, आपको शायद याद हो। उन्होंने कहा कि जी हम तो चाह रहे हैं कि ये लोग रिहा हो, लेकिन इजराइल जंग रोकना नहीं चाह रहा। तो फिर हमास के साथ स्टीव विटकॉफ ने एक अलग डील की जिसमें बाईपास किया गया इजराइल को। तो अब ईडन अलेक्जेंडर रिहा हो गए हैं, मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। आपने फ़लस्तीनी कैदियों का तो हाल देखा है, ये वैसा नहीं है। और रिहा होने के बाद, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा कि यार चले अब मैं क्रेडिट लेता हूं, ईडन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं भाई मैं तो डायरेक्ट आ रहा हूं अमेरिका। अब इसके साथ साथ हमास को जो कहा गया है वो ये है कि अगर आप ट्रंप को एक तोहफा देंगे ना, आप देखना वो आपको आपके मुंह मतलब मोतियों से भर जाएगा। ये होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन पहली बार मैं वेस्टर्न मीडिया पर इजरायली स्पोक्स पर्सन की क्रॉस क्वेश्चनिंग देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि वो कितने ऑफ बैलेंस और घबराए हुए हैं। एक झलकी इसकी देख लें। It does seem that there's a pattern developing. America has done this deal without Israel. They've done a deal with the Houthis, no Israel. They're talking to Iran, no Israel. Isn't this all humiliating for Benjamin Netanyahu?
Yeah, that's again the story which Hamas want you to share, but this war will end when the hostages come home and Hamas are gone. Simple as that. Not a minute before. I'm merely stating facts and asking you questions. You can't. No, they're not facts. They're opinions. They're opinions. We won't rest until they're your opinions, Mark. And Mark, you've been wrong about this war in every single moment. And we've had this discussion over the last 19 months. You've been wrong at every single point. You want to capitulate. You want Israel to capitulate to Hamas, and we won't. We won't do it because we're a democracy. I'm happy to be asked questions. I appreciate that. और ऐसे ही चलता है। क्या कह रहा है वो? कह रहा है चने का भाव क्या है, ये कह रहा है कि भिंडी तुमने जो गलत काटी थी उसके बारे में, तुम आतंकवादियों के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? ये बहुत टिपिकल है इजरायलीज का डिफ्लेक्शन। जो भी आप सवाल करेंगे वो उसका जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे ये हमास का प्रोपेगेंडा है। जो आपने बात की कि अमेरिकन मीडिया पे टोन किस तरह से चेंज हो रही है ना गजा के लिए, इसी तरह मैंने देखी द अटलांटिक, उन्होंने कहा कि जी ट्रंप साहब जो हैं वो इजराइल के अवाम के साथ खड़े हो रहे हैं, नेतन्याहू के साथ नहीं। सो जो एक ट्रेडिशनल अलायंस है इजराइल का अमेरिका का, वो कायम रहेगा माइनस नेतन्याहू। अभी ये फीलर्स आना शुरू हो गए। अच्छा, हमें इसको ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए कि ट्रंप साहब जो है वो उन्होंने कोई मैसिव यू टर्न लिया है, क्योंकि अभी चंद महीने पहले तक वो एक रिवियरा बनाना चाह रहे हैं गजा की डिस्ट्रक्शन के हवाले से, और उन्होंने ही नेतन्याहू को कहा था कि फिनिश द जॉब। लेकिन क्योंकि नेतन्याहू टाइम ज़्यादा लगा रहा है तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि भाई तुम अपना काम जो है टाइम पे क्यों नहीं कर रहे, और इसलिए वो उनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। अच्छा, इसराइल के अंदर हम अगर ये कहें कि नेतन्याहू परेशान है, सीखपा है, मुश्तइल है, तो ये सब सही होगा, क्योंकि वहाँ से जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जो इजरायली मीडिया बता रहा है कि उन्हें पता नहीं था कि हमास वाली ये डील हो गई, इनकी रिहाई वाली हुसियों के साथ डील हो गई, और सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये कि आप ईरान पे क्यों नहीं कर रहे। हमने ये सुनहरा मौका है, हमने ईरान को खित्ते में तहस नहस करके रखा हुआ है, वो बहुत वीकनेस पर है, ये मौका है कि हम ईरान के न्यूक्लियर एसिड्स को हम निकालें। लेकिन ट्रंप का और इनके साथ हम कह रहे थे ना बार बार कि ये ट्रंप के जहन में चल क्या रहा होता है किसी को पता नहीं। खुद नहीं पता। इस वक्त उनके ये जो जेडी वेंस हैं वाइस प्रेसिडेंट और विटकॉफ, सपोजिटली इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ इनका जेडी वेंस का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा ये इंटरेस्ट नहीं है कि हम ईरान के साथ जंग में जाएं, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत होगी, वसाइल हमारे डिस्ट्रैक्ट होंगे, उधर लग जाएंगे, ये एक बहुत ही महंगी जंग होगी हमारे मुल्क के लिए। सो अगर कोई ये समझ रहा था कि बिल्कुल नेतन्याहू और ट्रंप यूं चल रहे हैं, ट्रंप का एक अपना एजेंडा है, और अगर नेतन्याहू उस एजेंडे में लाइबिलिटी बन रहा है तो वो उसे साइड पे कर देंगे, और दैट्स व्हाट मे बी हैपनिंग। दिस डजंट मीन कि ऑल ऑफ अ सडन उनको फ़लस्तीनियों के दुख दर्द का कोई एहसास है या इसराइल अमेरिका के ताल्लुकात में दरार पड़ेगी। दिस इज अबाउट नेतन्याहू एंड नेतन्याहू बीइंग वेरी डिफिकल्ट, और उसको सबक सिखाना है और इसलिए उसको साइडलाइन करना है। तो घूम फिर के अब सवाल यही कि ये जो दौरा है, जिस तरह से वो नेतन्याहू को ट्रीट कर रहे हैं, ये का कोई नया चैप्टर है मिडल ईस्ट में? कुछ वो जो कह रहा है बार बार कि मुझे जंगें नहीं करनी है, मुझे जंगें रोकनी है, शाम के लिए भी उन्होंने अभी ऐलान किया सैंक्शंस उठा दिए, तो मैं खाली उसमें जिक्र कर दिया था। नहीं, बिल्कुल देखें, और दूसरे जो रिपब्लिकन्स हैं ना, जो कट्टर ट्रम्पियन हैं, कट्टर ट्रम्पी हैं, उनसे भी इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। मैं मार्जरी टेलर ग्रीन का देख रहा था, वो कह रही थी कि यार हर दूसरे साल हमें बताया जाता है कि यार ये लोग हैं जिनका मैंने नाम ज़िंदगी में नहीं सुना, और ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये आपकी जमहूरियत से नफ़रत करते हैं, आपकी आज़ादी से नफ़रत करते हैं। चीज़ लगे मैं तो कभी ज़िंदगी में किसी हुसी से मिली ही नहीं हूँ, ये मेरे दुश्मन कहाँ से हो गए। तो जब इस तरह की आवाज़ें आने लग जाती है ना, थोड़ी सी कोर्स करेक्शन है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि कई एनालिस्ट कई सालों एक साल से कह रहे हैं कि होगा क्या कि ये सारा मलबा नेतन्याहू पर डालेंगे और इजराइल को क्लीन चिट दे देंगे। हो सकता है ये भी जा रहा है। अगेन वी डोंट नो। तो इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म हुआ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, हमें यही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।